हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साई-फाई एनिमे मूवीज की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। अकीरा जैसी क्लासिक फिल्मों से लेकर योर नेम जैसी आधुनिक हिट्स तक एनिमे ने हमेशा साइंस फिक्शन की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। यह समाज, इंसानियत और टेक्नोलॉजी के भविष्य पर एक तीखा कमेंट्री है जो अक्सर ऐसे तरीकों से पेश किया जाता है जिसे लाइव एक्शन कभी छू भी नहीं सकता। साई-फाई एनिमे की खूबी यही है कि यह बड़े बड़े आइडियाज को पर्सनल कहानियों के साथ मिला देता है। हम किरदारों के साथ जुड़ते हैं, उनकी मुश्किलों को महसूस करते हैं और उनके जरिए उन जटिल कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो शायद किसी टेक्स्ट बुक में बोरिंग लगते। यह सिर्फ धमाकेदार एक्शन या शानदार विजुअल्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस मानवीय तत्व के बारे में है जो हर कहानी के दिल में होता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी फिल्मों पर नजर डालेंगे जिन्होंने न सिर्फ जॉनर को डिफाइन किया है, बल्कि एनिमे को ग्लोबल स्टेज पर एक सीरियस आर्ट फॉर्म के तौर पर भी स्थापित किया है। तो पॉपकॉर्न ले आओ, लाइट्स डिम कर दो और तैयार हो जाओ साई-फाई एनिमे की उस दुनिया में खो जाने के लिए जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। चलिए शुरू करते हैं और कुछ सबसे बेहतरीन साई-फाई एनिमे मूवीज की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसने साई-फाई एनिमे का नक्शा ही बदल दिया। अकीरा 1988 में रिलीज हुई यह फिल्म एक सर्वनाश के बाद की दुनिया में सेट है और मानसिक शक्तियों और सरकारी साजिशों जैसे विषयों की पड़ताल करती है। न्यू टोक्यो का वो डरावना लेकिन किसी तरह खूबसूरत मंजर आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। देखो, अकीरा सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है। हाँ, इसमें कमाल के बाइक चेज हैं, दिमाग हिला देने वाले साइकिक पावर के प्रदर्शन हैं और ऐसे धमाके हैं जो तुम्हारी स्क्रीन फाड़ देंगे। लेकिन इसके नीचे यह फिल्म युवाओं के गुस्से, समाज के टूटन और अनियंत्रित शक्ति के खतरों पर एक बहुत गहरी कमेंट्री है। और एनिमेशन की बात करें तो भाई साहब, 1988 के हिसाब से यह आज भी एक चमत्कार लगता है। हर सेल हाथ से पेंट किया गया था और उसका नतीजा स्क्रीन पर दिखता है। अकीरा ने सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एनिमेशन की संभावनाओं को एक नया आयाम दिया। फिल्म के किरदार कानेडा और तेत्सुओ सिर्फ हीरो और विलेन नहीं है, वे दोस्त हैं, भाई जैसे हैं जो हालात के चलते एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तेत्सुओ को जब बेहिसाब ताकत मिलती है तो वो कैसे बदलता है, यह देखना डरावना भी है और दुखद भी। तो कुल मिलाकर अकीरा एक मस्ट वॉच है। अगर तुमने इसे नहीं देखा तो तुम साई-फाई एनिमे के एक बहुत बड़े हिस्से को मिस कर रहे हो। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक अनुभव है। यह तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी, तुम्हें हैरान करेगी और शायद थोड़ा डरा भी देगी। अब आते हैं एक ऐसी फिल्म पर जो अकीरा के भारीपन से बिल्कुल अलग है लेकिन अपने तरीके से उतनी ही प्रभावशाली है। द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम। यह कोई ग्रैंड साई-फाई एपिक नहीं है, बल्कि एक हाई स्कूल लड़की माकोटो की कहानी है जिसे अचानक टाइम लीप करने की ताकत मिल जाती है। शुरुआत में तो सब बड़ा मजेदार लगता है ना? कौन नहीं चाहेगा कि अपनी गलतियों को सुधार सके या मुश्किल सिचुएशन से बच सके। माकोटो भी यही करती है और फिल्म का पहला हिस्सा काफी हल्का फुल्का और कॉमिक है। हम उसके साथ हंसते हैं, उसकी छोटी छोटी जीतों में खुश होते हैं। ये फिल्म टाइम ट्रैवल के कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स में नहीं उलझती। यहाँ कोई फैंसी मशीनें या जटिल थ्योरीज नहीं है। माकोटो बस कूदती है और समय पीछे चला जाता है। यह सादगी ही इसकी ताकत है, क्योंकि यह फोकस को टेक्नोलॉजी से हटाकर किरदारों और उनके रिश्तों पर ले आती है। फिल्म का असली जादू उसके इमोशनल कोर में है। जैसे जैसे माकोटो अपनी गलतियों से सीखती है, वो बड़ी होती है और समझती है कि समय कितना कीमती है। वो जानती है कि उसके लीप्स लिमिटेड हैं और उसे उनका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। तो द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम एक खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली फिल्म है जो टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को एक मानवीय दृष्टिकोण से देखती है। ये मजेदार है, ये इमोशनल है और ये तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी कि अगर तुम्हें टाइम लीप करने की ताकत मिलती तो तुम क्या करते। अब अगर द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम ट्रैवल का हल्का फुल्का पहलू दिखाती है तो स्टाइन्स गेट हमें दिखाती है कि यह कितना भयानक और दिल दहला देने वाला हो सकता है। यहाँ टाइम ट्रैवल कोई मजाक नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जिसमें ओकाबे रिंटारो, हमारा प्यारा पागल साइंटिस्ट, बार बार फंसता है। देखो, स्टाइन्स गेट की शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले कुछ एपिसोड्स थोड़े कंफ्यूजिंग हैं और मैं समझता हूँ क्यों। ये अपने किरदारों को स्थापित करने में, उनकी अजीबोगरीब हरकतों को दिखाने में और उस फ्यूचर गैजेट लैब के माहौल को बनाने में समय लेती है। ओकाबे का सफर दिल तोड़ने वाला है। उसे बार बार अपने दोस्तों को, खासकर मयूरी और कुरिसु को, भयानक अंजाम से बचाने की कोशिश करनी पड़ती है। वो अनगिनत बार टाइम लीप करता है, हर बार एक नई उम्मीद के साथ, और हर बार उसे निराशा हाथ लगती है। और टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट यहाँ यह बहुत ही चतुराई से बुना गया है। वर्ल्ड लाइंस, डाइवर्जेंस नंबर्स, अट्रैक्टर फील्ड्स, ये सब सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है।
बल्कि कहानी के प्लॉट को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो स्टाइन्स गेट उन लोगों के लिए है जो एक जटिल, सोचने पर मजबूर करने वाली और इमोशनली चार्ज्ड साई-फाई कहानी पसंद करते हैं। ये तुम्हें हंसाएगी, ये तुम्हें रुलाएगी और ये तुम्हारे दिमाग के पुर्जे हिला देगी। अब हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां भविष्य बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखता है, लेकिन सतह के नीचे बहुत कुछ गड़बड़ है। मैं बात कर रहा हूं साइको पास की। डायस्टोपियन भविष्य साई-फाई एनीमे में एक और आम विषय है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे विचारों और भावनाओं के आधार पर तुम्हें क्रिमिनल घोषित किया जा सकता है, भले ही तुमने कोई अपराध किया ही न हो। यह साइको पास का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हारा क्राइम कोएफिशिएंट एक निश्चित सीमा से ऊपर चला जाता है, तो तुम्हें या तो थेरेपी के लिए भेजा जाता है या फिर एनफोर्सर्स द्वारा खत्म कर दिया जाता है। यह एनीमे सिर्फ एक्शन और मिस्ट्री से भरा नहीं है, बल्कि यह फिलॉसफी और नैतिकता के गहरे सवाल भी उठाता है। क्या एक मशीन को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? क्या पूर्ण सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दबाया जा सकता है? साइको पास इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि दर्शकों को खुद सोचने पर मजबूर करती है। और विलेन की बात करें तो शोगो माकिशिमा शायद एनीमे के सबसे बेहतरीन विलेन्स में से एक है। वह करिश्माई है, बुद्धिमान है और सिविल सिस्टम की कमियों को उजागर करने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करता है। कुल मिलाकर साइको पास एक डार्क, ग्रिटी और सोचने पर मजबूर करने वाला साई-फाई थ्रिलर है। इसकी दुनिया दिलचस्प है, इसके किरदार जटिल हैं और इसके थीम्स आज भी बहुत रिलेवेंट हैं। और आखिर में हम बात करेंगे एक और ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ साई-फाई एनीमे बल्कि पूरी दुनिया में साई-फाई जॉनर पर एक गहरा असर डाला, घोस्ट इन दी शेल। यह फिल्म मेजर मोतोको कुसानागी की कहानी है, जो सेक्शन 9 नाम की एक एलीट काउंटर साइबर क्राइम यूनिट की सदस्य है। उसका शरीर लगभग पूरी तरह से साइबरनेटिक है, सिर्फ उसका दिमाग और शायद उसकी आत्मा ही इंसानी बची है। मामोरो ओशी की यह फिल्म विजुअली स्टनिंग है। 1995 में रिलीज होने के बावजूद इसकी एनिमेशन, इसका आर्ट डायरेक्शन और इसका एटमॉस्फेयर आज भी बेमिसाल है। न्यूपोर्ट सिटी का वो घना, बारिश में भीगा हुआ साइबरपंक लैंडस्केप एक किरदार की तरह है। और फिलॉसफी, भाई, यह फिल्म तो फिलॉसफी से लबालब भरी हुई है। ये ट्रांसह्यूमनिज्म, पहचान, चेतना और इंसान होने के मतलब जैसे भारी भरकम विषयों को छूती है, लेकिन इतने सहज तरीके से कि तुम बोर नहीं होते। इस फिल्म का असर बहुत गहरा रहा है। द मैट्रिक्स जैसी फिल्मों ने खुलेआम इससे प्रेरणा ली है। इसने दिखाया कि एनीमे कितनी गंभीर और बौद्धिक हो सकती है। तो यह थी हमारी कुछ पसंदीदा साई-फाई एनीमे मूवीज की एक छोटी सी झलक। जाहिर है ये लिस्ट पूरी नहीं है, क्योंकि साई-फाई एनीमे का ब्रह्मांड बहुत बड़ा और गहरा है और हर कोने में कोई ना कोई छिपा हुआ हीरा मिल ही जाता है। साई-फाई एनीमे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हमें उन संभावनाओं की झलक दिखाता है जो शायद हमारी कल्पना से भी परे हो। यह हमें टेक्नोलॉजी के चमत्कारों और उसके खतरों दोनों से रूबरू कराता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी एनीमे कंटेंट के लिए हमें कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारी पसंदीदा साई-फाई एनीमे मूवी कौन सी है, या तुम अगली बार किस जॉनर पर वीडियो देखना चाहोगे।